हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स देख रहे हैं, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स सेकंड है वो वाला पोर्शन। ठीक है ना, सेकंड फिजिक्स, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और या फिर कई किताबों में इसी चैप्टर को प्रत्यास्था के नाम से भी लिखा जाता है या कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण, जो सॉलिड है उसके बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, उनको हम देखेंगे और प्रत्यास्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारा मैटर होता है, अगर मैटर की दोस्तों बात करें यहाँ से, तो जो मैटर होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक होता है गैस। पदार्थ का अगर देखा जाए नॉर्मली, तो तीन अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखते हैं। अब इस चैप्टर में हम सॉलिड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। तो ठोस के जो पदार्थ, जो ठोस पदार्थ होंगे, उनके प्रॉपर्टीज का अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हम लोग उसे कहेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम केवल और केवल ठोसों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लिक्विड के बारे में जरा सी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इसके आगे जो हम लोगों को चैप्टर मिलेगा, जो सेकंड चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये लिक्विड और गैस को हम लोग, कंबाइंड लिक्विड और गैस को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड कहते हैं। और इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं तरल। क्या कहेंगे दोस्तों, तरल कहेंगे। तो ये लिक्विड और गैस, मतलब फ्लूइड की कैटेगरी में कौन आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। जब जब हम फ्लूइड की बात करेंगे, तब तब क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग या तो लिक्विड की हम बात कर रहे होंगे या तो हम लोग गैस की बात कर रहे होंगे। तो लेकिन इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वो अगले चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है, इसमें मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम लोग दोस्तों कहते हैं तरल यांत्रिकी कहते हैं। तरल यांत्रिकी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में दोस्तों केवल और केवल हम लोग ठोसों से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होंगी उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करें फोर्स के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फोर्स के बारे में, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। आप बल के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बल क्या होता है। अगर दोस्तों बल के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं कि बल जो होता है वो किसी वस्तु के आकार, किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसका मतलब किसी वस्तु पर दोस्तों जब बल लगेगा तो वो उसकी स्थिति को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। मतलब कि स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करेगा, उसका जो पोजीशन होगा वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है ना। अब स्थिति में परिवर्तन की जब दोस्तों बात करेंगे तो इसमें दो चीजें होंगी, या तो वो मोशन में कर देगा, गति में कर देगा उस वस्तु को, या तो दोस्तों उस वस्तु को किस में कर देगा, रेस्ट में कर देगा, विराम में कर देगा। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा, या हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु विराम में है तो उसको गति में कर देगा, और या तो कोई वस्तु गति में है तो उसको क्या करेगा, विराम में कर देगा, या करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो कर ही दे, भाई करने का प्रयास भी करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन। दूसरा नंबर जो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बल का और क्या वो है, तो बल जो होता है वो आकार और आकृति में परिवर्तन करता है, आकार एवं आकृति में, आकृति में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो उसकी आकृति में क्या कर देगा, चेंजिंग कर देगा, परिवर्तन कर देगा, उसके आकार और आकृति को, शेप और साइज को भी दोस्तों क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जो थर्ड आपका है, थर्ड क्या है कि क्या करेगा बल, तो बल किसी वस्तु की हमेशा दिशा को क्या कर देता है, दिशा को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तित करता है।
जैसे आप लोग देखते हो मैच खेलते हो, गेंद इस साइड में आती है, आप बल्ले से क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, जो गेंद का डायरेक्शन होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बल जो होता है वो हमेशा किसी वस्तु पर जब अप्लाई होगा तो ये इतने कंडीशन क्या कर देगा, क्रिएट करा देगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन बल लगेगा किस पर। तो भाई बल लगाने के लिए कोई न कोई वस्तु होना चाहिए, कोई न कोई पिंड होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए। ठीक है ना। तो बल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जब भी किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो वस्तु आपका हमेशा क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पे वस्तु को हम लोग केवल और केवल किस नाम से देखेंगे, बॉडी के नाम से देखेंगे, पिंड के नाम से देखेंगे, यही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर पिंड की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी, बॉडी को दोस्तों हम लोग कहेंगे पिंड कहेंगे। ठीक है ना, पिंड की पिंड कहेंगे। अब आप जानते हैं दुनिया के कोई भी बॉडी होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तब जाके एक कंप्लीट बॉडी का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तब जाके एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। और यही जो अणु है इन्हीं को हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक, इंटरमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, अंतर अणु। और इन्हीं के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। ये अगर मॉलिक्यूल्स हैं इनके, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर दोस्तों क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, आकर्षण बल लगाना पड़ेगा। जो आकर्षण बल दोस्तों लगता है उसी आकर्षण को हम नाम देते हैं, आकर्षण बल को नाम देते हैं अंतराणविक, अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल। और इसी को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, या हम इन्हीं को दोस्तों कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर कोई पूछे कि ये फोर्स किस नेचर का होता है तो दोस्तों ये अट्रैक्शन नेचर का होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है ना। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ये आपका डिसाइड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज कैसा होगा। ठीक है ना, आकार और आकृति कैसा होगा, उसका आयतन कैसा होगा। और इनके बीच में एक सेपरेशन देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है। यही जो दोस्तों गैप है, सेपरेशन है, इसे को हम लोग कहते हैं अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान या रिक्त स्थान कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है ना दोस्तों। तो कोई भी जो पिंड होता है अगर उसको देखा जाए तो उनके बीच में क्या होता है कि उनमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के लिए वो क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वो किस नेचर का होता है दोस्तों, अट्रैक्शन नेचर का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ये इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बॉडी होती है वो कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जब भी हम बॉडी की बात यहाँ पे करेंगे, जो बॉडी होगा वो दो प्रकार का होगा। बॉडी कितने प्रकार का यहाँ देखा जाएगा, दो प्रकार का। एक दोस्तों होगा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जिसे दोस्त हम लोग क्या कहेंगे, दृढ़ पिंड कहेंगे, दृढ़ पिंड कहेंगे, रिजिड बॉडी। और एक दोस्तों होगा फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, इसे हम लोग कहेंगे लचीला पिंड, लचीला पिंड, फ्लेक्सिबल बॉडी। अब जैसा नाम से ही आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, तो देखो यार भाई, जो रिजिड बॉडी होता है ना, ये एक ऐसी बॉडी होती है कि अगर हम इस पर फोर्स लगा दें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने स्थान को चेंज नहीं करते हैं। समझ गए आप। जैसे हम ये मान लीजिए किसी बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चर है, और इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स जहां पे है वहीं पे बना रहेगा या बना रहने का प्रयास करेगा, ये आपका उसी स्थान पर रहेगा, ये अपने स्थान को चेंज नहीं करेंगे।
अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बॉडी जिन पर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो उनके अणु अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो अगर हम यहाँ पर कहें ऐसा पिंड जिस पर, ऐसा पिंड जिस पर फोर्स लगाने पर उसके अणुओं के बीच, उसके अणुओं के बीच स्थान, उनके अणुओं के बीच स्थान परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे रिजिड बॉडी हम कहते हैं। तो ऐसा पिंड है जिस पर हम फोर्स लगाएं, उनके अणुओं के बीच में कोई स्थान परिवर्तन ना हो दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी आप जानते हैं, रिजिड का मतलब ही हार्ड होता है, वो बहुत हार्ड होता है, हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबल बॉडी, लचीला पिंड। तो दोस्तों लचीला पिंड क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि हम कोई पिंड लेते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके फोर्स अप्लाई करने पर अगर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्थान है वो अपने स्थान से वो क्या कर जाए, खिसक जाए, अपना स्थान परिवर्तित कर दे, तो उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों फ्लेक्सिबल बॉडी। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों ये जो फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, अगर यहाँ फ्लेक्सिबल बॉडी की दोस्तों बात करें, तो ऐसी बॉडी जिस पर हम बल लगाएं और उनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लचीला पिंड कहेंगे या फ्लेक्सिबल बॉडी। तो दोस्तों इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसा पिंड जिस पर फोर्स लगाने पर, जिस पर फोर्स लगाने पर उसके अणुओं के बीच, उसके अणुओं के बीच उसके अणुओं के बीच स्थान परिवर्तन हो जाता है, फ्लेक्सिबल बॉडी कहलाता है, फ्लेक्सिबल बॉडी कहलाता है। और एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो प्योर रिजिड हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं, अगर हम लिखना चाहें नोट में, तो आप नोट में लिख लीजिए, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो प्योर रिजिड हो, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो प्योर रिजिड हो, जो क्या हो, प्योर रिजिड हो। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो दोस्तों क्या हो, प्योर रिजिड हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में है। और दोस्तों एक चीज बताएं, इस चैप्टर में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में नहीं, केवल और केवल हम लोग दोस्तों फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर बॉडी है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। भाई बिना फोर्स लगे तो उसमें उसके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी है उस पर अगर फोर्स लगेगा तो बिना फोर्स लगे तो उनके स्थान में परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ पर जब भी हम किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। भाई जैसे कोई बॉडी है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो उसी एक्सटर्नल फोर्स का जो नाम होता है यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विरूपक बल, क्या देखेंगे, विरूपक बल, विरूपक
बल। डिफॉर्मिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। अब दोस्तों ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ना, वो एक प्रकार क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं बाह्य बल, बाह्य बल। तो किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं उसी बल को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं बाह्य बल, नाम देते हैं एक्सटर्नल फोर्स नाम देते हैं। अब ये क्या करता है, तो देखिए विरूपक बल एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु के अणुओं में स्थान परिवर्तन करा देता है। ठीक है ना, विरूपक बल एक सॉरी, विरूपक बल एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु के अणुओं के स्थान में क्या कर देता है, परिवर्तन करा देता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है, उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, विरूपक बल एक ऐसा बाह्य बल होता है, विरूपक बल एक ऐसा बाह्य बल होता है, बाह्य बल होता है जो किसी पिंड पर, जो किसी पिंड पर, जो किसी पिंड पर लगाने से उसके, लगाने से उसके, जो किसी पिंड पर लगाने से उसके अणुओं, उसके अणुओं में स्थान परिवर्तन, परिवर्तन कराता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन कराता है। तो विरूपक बल एक ऐसा बाह्य बल होता है जो किसी पिंड पर लगाने से उसके अणुओं में स्थान परिवर्तन कराता है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर हम इस वर्ड की बात करें कि अणुओं में स्थान परिवर्तन, अणुओं में स्थान परिवर्तन, अब दोस्तों अगर अणुओं में स्थान परिवर्तन की बात करते हैं तो अगर मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अपने स्थान को छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है उसका आकार और आकृति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो स्थान में परिवर्तन के यहाँ दोस्तों मतलब है कि उनके आकार एवं आकृति में परिवर्तन, उनके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो जब जब भी हम यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, या हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उसी एक्सटर्नल फोर्स का नाम दोस्तों दिया जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर या किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उन अपने अणु को, उनके अणुओं में स्थान परिवर्तन हो जाएगा, या हम कहेंगे कि उनके आकार और आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने मान लो ये मार्कर लिया है, अब हम इस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब दोस्तों हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने स्थान को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे ही अपने स्थान को ये चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, ये क्या कर देगा, टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या है कि ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। आप रबड़ देखते हो, आप रबड़ को पकड़ के खींचते हो, जब रबड़ को आप पकड़ के खींचते हो तो देखते हो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान को दोस्तों क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ विरूपक बल के बारे में देखें कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है। जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग जो दोस्तों फोर्स होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है।
पहला आपका होता है नॉर्मल फोर्स। पहला जो होता है वो है दोस्तों नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे अभिलंबवत बल। अभिलंबवत बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। दो प्रकार का, एक नॉर्मल फोर्स जिसे हम लोग अभिलंबवत बल कहेंगे, और जो दूसरा है वो आपको कहलाएगा शियर फोर्स। शियर फोर्स, इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स, ठीक है ना। इसी को दोस्तों हम लोग कहेंगे शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। शियर फोर्स को अपरूपक बल कहते हैं, अपरूपक बल। और टेंजेंशियल फोर्स को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं स्पर्शी बल। स्पर्शी बल, टेंजेंशियल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है टेंजाइल फोर्स, और एक होता है, ये टेंजाइल फोर्स हो गया, और एक होता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, टेंजाइल फोर्स को हम लोग दोस्तों कहेंगे तनन बल, और कंप्रेसिव फोर्स को दोस्तों हम लोग कहेंगे संपीड्य बल। संपीड्य बल। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो दो प्रकार का, एक नॉर्मल फोर्स और एक शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स आपका दो प्रकार का, एक टेंजाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स होता है। और ये तो आपका जन्म ही करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जो ये नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स, टेंजाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप अपना राय जरूर बताएं, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब, जो कुछ भी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।